हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो है, सेकंड पार्ट। बच्चों, कल हम पढ़ाई कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल कैसे होता है, यानी वो फ्रेंड हमारा कैसे होता है। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये सोइल को, मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। कैसे, देखते हैं। सम बैक्टीरिया फिगर 2.7, यानी फिगर 2.7 अगर आप ये देखें तो इस तरह का ये फिगर यहाँ दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है? आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सोइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। कहने का मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कहें तो ये जो नाइट्रोजन है यह मौजूद होता है, तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना कि वहाँ से वो ऑब्जर्व करके और मिट्टी के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन सॉइल के थ्रू इजीली मिल जाता है। तो इसे हम आमतौर पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। यानी जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे आसपास के माहौल को भी क्लीन करने का काम करता है। अब यहाँ बूझो और पहेली क्या कह रहे हैं? बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। कहने का मतलब कि जो इनके स्कूल के जो माली होता है वह कुछ चीज़ों से मैन्योर बनाता है। Along with their friends, they collected wastage of plant, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it composed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. यानी इनका जो ये माली होता है, स्कूल का माली होता है, वो क्या करता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे अगर हम कहें तो सब्जियों का छिलका या फ्रूट्स का छिलका, उन्होंने क्या किया, या फिर जो घास हो गया या किसी चीज़ का लीफ हो गया, ये सब को वो क्या करता है ना कि एक गड्ढे में डाल देता है और कुछ समय के बाद फिर वो क्या होता है कि मिट्टी के साथ वो डिस्पोज हो जाता है। तो अब यहाँ बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, यानी यह कैसे हुआ। एक्टिविटी 2.5 में क्या कह रहा है? टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। यानी आपको 2 बर्तन लेना है, 2 मटके लेने हैं और दोनों पे मार्क करना है। एक का नाम हम ए देते हैं और दूसरा का नाम बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पोट बी। Put the pot aside. Observe them after 3 to 4 weeks. क्या करना है कि 2 पोट लेना है और दोनों का अलग अलग नाम लिख देना है उसके ऊपर, ए और बी करके, और कुछ आपको प्लांट का वेस्टेज लेना है और उसको पोट ए में डाल देना है। अब जो पोट बी है उसमें क्या करना है कि आपको पॉलीथीन बैग्स या जो खाली ग्लास होता है या प्लास्टिक भी हो सकता है जो टूटे फूटे होते हैं, उसको पोट बी में डालना है। और तकरीबन 3 या 4 सप्ताह के बाद, 3 to 4 वीक्स के बाद आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि डिकम्पोज कौन हुआ, पोट ए हुआ या बी हुआ। तो आप गेस करके बताइए क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलीथीन बैग या फिर ये क्या बोलते हैं, बोटल्स हो गया, ग्लास बोटल्स या प्लास्टिक टॉयज, ये सब डिस्पोज नहीं होता है, मिट्टी के साथ कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बैन करके रखी है कि पॉलीथीन का यूज नहीं करना है। यानी आप अगर मार्केट में जाओगे तो सब्जी वाला या किसी तरह का कोई वेंडर हो गया या कोई शॉपकीपर हो गया, आपको वो पॉलीथीन ना देता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप थैला लेकर आए। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि ये जो पॉलीथीन है ना, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। अब यहाँ क्या लिखा है? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पोट्स।
यानी आपको कुछ अंतर महसूस हुआ दोनों में कि क्या अंतर हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। जो पोर्ट ए था, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट ये वेजिटेबल्स का पील्स और फ्रूट्स का पील्स जो था वो ईजिली डिकम्पोज हो गया। लेकिन वहीं अगर प्लास्टिक का बात करें या ग्लास बोटल्स की बात करें, पॉलीथीन बैग की बात करें, तो ये नहीं सड़ता गलता है। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यानी दोनों में अंतर क्या हुआ? जो मैंने अभी कहा वही अंतर है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड हैपन? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये ऐसा हुआ क्योंकि फल और सब्जियों का जो छिलका है उसके ऊपर माइक्रोब्स बैठकर कुछ एक्टिविटी किया, जिसके कारण वो डिस्कम्पोज हो गया। लेकिन प्लास्टिक बोतल और पॉलीथीन के साथ ऐसा माइक्रोब्स नहीं कर पाते, उनके साथ वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाते, जिसके कारण वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। अब इससे क्या होता है कि जो माइक्रोब ने कन्वर्ट किया उसको, फिर दोबारा पेड़ पौधे क्या करते हैं उसको कि अपने लिए यूज कर लेते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। कि जो आपने चेंजेस देखा पोर्ट बी में कि उनके साथ कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और वो मिट्टी में नहीं मिल पाता है। यही ऑब्जर्वेशन हमने पोर्ट बी में देखा। और पोर्ट ए में क्या देखा ये भी मैंने कह दिया। तो आप कह सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या हुआ। यू ऑफन सी, आपने अक्सर देखा होगा, क्या देखा होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने क्या देखा कि मान लीजिए कहीं पे कोई ऑर्गेनिक मैटर है मरा हुआ, तो कुछ समय के बाद, या फिर पेड़ पौधे का भी हो सकता है, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर समटाइम्स। और वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो वहाँ दिखना बंद हो जाएगा, यानी आपको दिखेगा नहीं। इसका मतलब वो डिकम्पोज हो गया, वो सड़ गल गया, मिट्टी में मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। यानी जो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट था, यानी जो डेड प्लांट था या डेड ऑर्गेनिक वेस्ट था, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया कि डिकम्पोज कर दिया, सड़ा गला दिया और उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल्स। इससे क्या होगा कि प्लांट दोबारा उसको फिर से यूज कर पाएगा मैन्योर के रूप में। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है कि कोई भी हार्मफुल, मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया, कोई ऐसा एनिमल है जो मर गया और उसको कहीं देखा होगा साइड में कहीं फेंक दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सड़ने लगता है, फिर स्मेली हो जाता है। अब फिर धीरे धीरे वो क्या होगा कि सिंपल सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में चल के वो एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, मतलब वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देगा। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए तो अभी तक तो यूजफुल ही है, यानी हमारे एनवायरनमेंट को वो क्लीन करते हैं। अब हम हार्मफुल के बारे में जानेंगे, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अभी तक तो हम फ्रेंडली बात कर रहे थे, यानी दोस्त के रूप में बात कर रहे थे। अब हम उनका कुछ नुकसान के बारे में बात करेंगे, यानी वो हमारे लिए हार्मफुल किस तरह से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहने का मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होता है कई तरीक़ों में। तो कुछ क्या करता है कि हमें रोग मतलब संक्रमित करता है, हम इंसानों के ऊपर भी प्रभावित करता है, साथ साथ में पौधे और एनिमल्स को भी करता है, यानी अपने चपेट में इंसानों को, पौधों को और जानवरों को भी ले लेता है। सच डिजीजेज कॉजिंग, इस तरह के कुछ जो रोग है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमें डिजीज करते हैं, यानी हमें रोग देते हैं,
अगर हम कहें तो उनकी वजह से हमें कई तरह का डिजीज होता है, यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से हमें कई तरह का डिजीज होता है, तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि भोजन को या खाने को दूषित करते हैं, कपड़े को भी और लेदर को भी। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स में हम जानते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। इंसानों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोग किस तरह से फैलाते हैं या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पैथोजेंस। अब पैथोजेंस मैंने आपको क्या कहा, आपको ये याद रखना होगा। इस वर्ड का अभी बार बार यूज होगा कि पैथोजेंस है क्या। अगर आप पैथोजेंस को ही नहीं समझ पाएंगे तो ये पूरा पैरा आपको समझ में आएगा नहीं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वैसे सूक्ष्म जीव जो इंसानों को, पौधे को और जानवरों को डिजीज करता है, रोग देता है, उस तरह के हम यानी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस भी कह रहे हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। यानी ये हमारे अंदर प्रवेश कैसे करता है, तो खाने की चीज़ों में या पीने की चीज़ों में या जो हम सांस लेते हैं, इस तरह से वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये या तो किसी व्यक्ति से डायरेक्ट ही कैरिड हो सकता है या फिर किसी एनिमल के थ्रू भी हो सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा जानवरों से पास नहीं रहना चाहिए, या हो सकता है कि उनको किसी तरह का रोग लगा हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर ये इंसानों के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड है किसी प्रॉब्लम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है, तो इस तरह के व्यक्ति से हमें थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वो वायरस जो है, वायरस कह रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम तक भी कांटेक्ट में आ जाएगा। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकली कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो एक दूसरे से फैलता है। जिसे हम अगर कहें तो अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, वो इन्फेक्टेड है, तो वो उनसे हम ट्रांसमिट हो सकते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड या फिजिकली कांटेक्ट के थ्रू हो सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के व्यक्तियों से थोड़ा सा दूरी बना के ही रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अगर सर्दी जुकाम हो रखा है तो वो बार बार छींकता है। तो छींकने के कारण क्या होता है कि उसके मुंह से टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर निकलता है, जो हवाओं में, एयर में वो स्प्रेड हो जाता है, और जब हम इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो अपने अंदर हम इंटर कर लेते हैं, जिसके कारण हम भी हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के व्यक्तियों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर आपसे कभी सवाल किया जाए कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का कुछ आप एग्जाम्पल बताइए, तो आप इनमें से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कह रहे हैं। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of motion carrying thousands of virus are spread in the air। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई अगर व्यक्ति सर्दी जुकाम से प्रभावित है और जब वो छींकता है तो अपने साथ में वो हजारों वायरस को एयर में स्प्रेड कर देता है, छोड़ देता है। और बाद में हम क्या करते हैं कि उस वायरस को हम ब्रीदिंग कर लेते हैं, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन लग जाता है। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। समझ में आई बात? बिल्कुल आपको समझ में आया ही होगा। अब बूझो यहाँ क्या कह रहे हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो इस तरीके का जो रोग होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, इसको कैसे रोका जाए, इनके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले यहाँ जवाब क्या दे रही हैं, वी शुड कीप अ हैंकचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग।
इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कोशिश करना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को कि जब भी वो छींके तो हैंकी का इस्तेमाल करे, या फिर जो 2020 में कोरोना काल आया तो हमें बहुत कुछ सिखा कर भी गया है कि जब कभी भी छींकना है तो आप तो कोशिश करें कि अपने पास हैंकी रखें। अगर बाय द वे नहीं है हैंकी तो आप बाजू के पास भी छींक सकते हैं। कभी भी हाथ के ऊपर हाथ रख के नहीं छींकना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि आप और इन्फेक्शन अपने अंदर ले लेंगे, क्योंकि आपने हाथ से न जाने किन किन चीज़ों को टच किया है, नहीं किया है। तो कोशिश करना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को जो प्रभावित है वायरस से कि हाथ रख के कभी ना छींके, या तो वो अपने नाक पे या मुंह पे हैंकी रख ले या फिर अपने बाजू के ऊपर छींक ले, क्योंकि बाजू को तो बार बार इंसान टच करता नहीं है कहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन लगता है कि मैं नहीं समझा पा रहा या किसी तरह का किसी टॉपिक में आपको और कन्फ्यूजन रह गया है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँ। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स और किसे हम कह रहे हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट या एनिमल होते हैं जो इस तरह के इन्फेक्शन को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरियर होते हैं। यानी उनकी वजह से जो आमतौर पे जो इंसान होता है या जो जानवर होता है वो भी प्रभावित हो जाता है। जैसे हम इंसेक्ट का नाम ले, हाउस फ्लाई यानी जो घर की मक्खी होती है, इज वन सच कैरियर्स। अब ये कैसे कैरियर हो सकता है? मान लीजिए कि आपके आउटडोर में कहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सक्रेटा है या कहीं कोई गंदा नाली है या गार्बेज है, अब उसके ऊपर जो मक्खी है वो जाके बैठेगी, जिसके कारण क्या होगा कि उसके पैरों में वो चीज़ें चिपक जाएगा। जो इन्फेक्टेड चीज़ें हैं वो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके पैरों में चिपक जाएगा, और वही मक्खी आपके घर में किचन में जाकर जो अगर जो खाना है ढका हुआ नहीं है उसके ऊपर बैठ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इन्फेक्टेड हो सकता है। द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सक्रेटा। देखिए जो मैंने कहा वही यहाँ भी लिखा हुआ है। पैथोजिन्स, अब बार बार याद रखें कि पैथोजिन्स का मतलब क्या होता है, तभी आपको ये पैरा अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ आपको। ओके, आगे पढ़ते हैं। पैथोजिन्स स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाइज सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered item of food. यानी कोशिश करना चाहिए कि जो फूड जो है अनकवर्ड है, या मान लीजिए आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो वैसी जगह से खाना मत खाइए जहाँ पे जो खाना है, भोजन है, कवर करके नहीं रखा हुआ है। ऐसे तो कोशिश करना चाहिए कि बाहर का खाना खा ही ना, या पानी भी ना पिए। नहीं तो आजकल ज़्यादा शिकायत आपको सुनने को मिलता होगा कि बाहर के खाना खाने से हम प्रॉब्लम हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गया, लीवर फैटी हो गया। डॉक्टर भी हमें एडवाइस देता है कि बाहर का खाना या ज़्यादा ऑयली फूड ये सब नहीं खाना चाहिए। यहीं से कई तरह का बीमारी होने का चांसेस होता है। जो मैंने कहा वही यहाँ भी लिखा हुआ है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि अपने फूड को कवर करके रखें, नहीं तो वो क्या हो सकता है कि बीमारी फैलाएगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिल्स। ये क्या होता है? एनोफिलीज होता क्या है? तो ये फीमेल मॉस्किटोज होता है। आप जैसे फिगर 2.8 में देख सकते हैं, यहाँ पे ये फीमेल जो है एनोफिलीज मॉस्किटो हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है किस चीज़ों में, तो ये क्या होती हैं कि पैरासिटिक ऑफ मलेरिया, यानी ये मलेरिया फैलाने वाली हैं। ये जो आपको ये जो दिखाई दे रही हैं महारानी मच्छर, ये मलेरिया फैलाती हैं। और आगे पढ़ें तो क्या लिखा है, फीमेल एडिज मॉस्किटोज एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये मलेरिया फैलाता है, और एडिज मॉस्किटो यानी फीमेल एडिज मॉस्किटो डेंगू फैलाती हैं। तो यानी ये जितने भी कांड हो रहा है ये फीमेल की वजह से ही हो रहा है। आई एम सॉरी, मस्ती कर रहा हूँ। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो अब यहाँ आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है
कि इसको कैसे रोका जाए, यानी मलेरिया और डेंगू को ज़्यादा ना फैले, तो इसको कैसे रोका जाए। आजकल दिल्ली में भी आपको कई तरह का केस सुनने को मिलता होगा, है ना, मलेरिया का, डेंगू का, कि मच्छरों के कारण इतने लोग प्रभावित हुए। तो अब यहाँ पहली कुछ कह रही हैं, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। यानी हमारी टीचर क्यों कहती हैं कि कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, खास करके ये बरसात के दिनों में। तो यहाँ उम्मीद है कि आंसर भी लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, यानी जितने भी तरह के मच्छर होते हैं ये सभी वाटर में ब्रीड करते हैं, यानी अपने आप को ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं और फिर अपने आप को जो पॉपुलेशन होता है इनका उनको ग्रो करते हैं। और ये कहाँ करते हैं, पानियों में करते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर सच एज कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पोट एट्सेट्रा। यानी इन जगहों पे, इनका हिंदी करने की तो ज़रूरत है नहीं, इन जगहों पे, या कहीं मान लीजिए गड्ढा वगैरह भी है तो कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे काफ़ी दिनों तक पानी ना लगा रहे, क्योंकि वही पानी सड़ेगा और फिर उसमें मच्छर पनपेगा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। हम अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के चीज़ों को सफाई करके रख सकते हैं ताकि मच्छर और ब्रीड न कर सके। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आपको उनका लिस्ट बनाना है कि हम क्या क्या सावधानियां बरतें, यानी क्या क्या हम प्रोटेक्शन ऐसा ले सकते हैं जिससे हमें मलेरिया ना हो या मलेरिया को ज़्यादा होने से हम बचा सके। यहाँ देखिए आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट दिया गया है। क्या दिया है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे रोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला होता है इंसानों में। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस का बात आता है यहाँ पे, यानी टीबी का। तो इसका जो मेन कारण होता है वो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो बाय एयर करते हैं। अब यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या लिखा है, प्रिवेंटिव मेजर्स में कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अगर कोई व्यक्ति इससे इफेक्टेड हो गया है तो उसको पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा जाए, और कोशिश करना चाहिए कि उससे थोड़ा लोग दूरी बना के ही रखें। कीप द पर्सनली बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुइटेबल एजेस। समय समय पर उसको वैक्सीनेशन होना चाहिए और उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो हैं यह इसके लिए दिया हुआ है। ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स ये जो है सभी के लिए लगा हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस। अब मीजल्स क्या होता है, ये इसका ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के कारण होता है, जो कि ये भी ट्रांसमिशन जो है एयर के थ्रू ही होता है। चिकन पॉक्स वायरस ये एयर और कांटेक्ट के थ्रू होता है, यानी किसी के कांटेक्ट में आएंगे, टच करने से भी होता है। पोलियो वायरस है, ये एयर और वाटर के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पे कोलेरा देखिए, कोलेरा का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे हम बैक्टीरिया कहेंगे। अब ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 हमारा नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देखिए। उसमें बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये सभी पार्ट्स हैं, ओके। और ये बैक्टीरिया जो है, इनका जो ट्रांसमिशन होने का यानी जो तरीका है, ये वाटर और फूड की तरह से होते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, और इनका भी जो मोड है वो वाटर ही होता है। ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यानी किस तरह से हमें खुद को प्रोटेक्ट रखना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी थोड़ा जो उनका कपड़ा लत्ता जो भी है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। उनका जो एनवायरनमेंट है अगल बगल का वो भी साफ़ सफाई होना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, यानी उनका जो कपड़ा लत्ता जो भी है वो सब सफाई होना चाहिए। उनका जो रूम है वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और वो जो कुछ भी खा रहे हैं वो पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। क्योंकि
थोड़ा भी अगर कच्चा रहेगा तो उनका लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन बीमारियों में, कोलेरा और टाइफाइड बीमारियों में जो लीवर होता है वो थोड़ा सा फैटी हो जाता है और वर्क कंप्लीटली नहीं कर पाता है। और क्या करना चाहिए, गर्म करके पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है, फिलहाल यहाँ हम ए के बारे में ही बात करेंगे। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस होता है और इसका मोड वाटर होता है। इसमें क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, इसमें गर्म पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजुआ के कारण होता है और इसका जो कारण होता है वो मॉस्किटो होता है, यानी इसका जो मोड है, ट्रांसमिशन का जो मोड है ये मॉस्किटो होता है। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंस, यानी कोशिश करना चाहिए कि मच्छरदानी लगाकर ही सोएं और समय समय पर इंसेक्टिसाइड्स छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मच्छर के आने की संभावना कम होगा। और अपने आसपास के चीज़ों को साफ सफाई रखना है और कोशिश करना है कि कहीं पानी वानी न लगे। कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। ये 2.1 ही था, हाँ इसी के बारे में बात कह रहा है कि इसको अच्छे से आपको देख लेना है जो इंसानों में होता है। अब हम वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो जानवरों को प्रभावित करते हैं। सेवरल microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in the animal, यानी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यह सिर्फ इंसानों को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि साथ साथ में पौधों को और जानवरों को भी अपने चपेट में लेता है, यानी उनको भी इन्फेक्शन करता है। अब ये जो हैं भाई साहब रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर द बैक्टीरियम, इन्होंने बैक्टीरियम का खोज किया था। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियम का खोज किया था जिसे हम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। अब ये एंथ्रेक्स डिजीज क्या होता है, तो ये बैक्टीरियम प्रॉब्लम है जो कि जो हम घर में जानवर पालते हैं उनको प्रभावित करता है। आप समझ गए, मुझे लगता है कि हाँ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैक्टीरियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किया। अब ये करता क्या है, एक रोग का नाम है एंथ्रेक्स डिजीज, ठीक है। ये जो हमारे घर में मवेशी होता है या जो पालतू जानवर होते हैं उनको प्रभावित करता है, यानी खूर वाले जो जानवर होता है उनको प्रभावित करता है, अपने चपेट में लेता है, उनको बीमार करता है। अब अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या देखते हैं यहाँ पे, तो हमने इंसानों के बारे में जाना, जानवरों के बारे में जाना, अब हम पौधों के बारे में जानेंगे कि पौधों को किस तरह से प्रभावित माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, यानी कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीवे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो इन सभी प्लांटों को इफेक्टेड करता है। कैसे करता है, द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी जब उसमें ये संक्रमण लग जाता है, इन्फेक्शन लग जाता है, तो किसी फसल का जो उपज होता है उसको ये कम कर देता है। जैसे आप टेबल 2.2 में देख सकते हैं, कहाँ गया 2. हाँ यहाँ पे, ये बाद में हम देख लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से पौधों में संक्रमण होता है या इन्फेक्शन होता है।
ये प्लांट डिजीज है, ये रोग का नाम है जो पौधों में हो जाता है। साइट्रस कैंकर, और जो ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरिया, और इनका जो ट्रांसमिशन होने का मोड है वो एयर है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगाई से होता है और इसका मोड एयर और सीड्स होता है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जिसे ओकरा भी कहते हैं, ये वायरस के कारण होता है और इनका मोड इंसेक्ट होता है। अच्छा, अब हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी होता है कि छोटे बच्चों में या बड़ों में भी हो जाता है कि पेट दर्द का समस्या होने लगता है। जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर का कहना होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, अब ये फूड पॉइजनिंग होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। यानी बूझो को दोस्तों के द्वारा बुलाया जाता है किसी पार्टी में, और बूझो ने क्या किया कि कई तरह के खाने को खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। जब बूझो घर आता है तो उसको उल्टियाँ आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ जाता है। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब डॉक्टर का कहना है हॉस्पिटल में कि इनको हो ना हो फूड पॉइजनिंग ही हुआ है। तो पहेली के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, यानी खाना पॉइजन कैसे हो सकता है, ये सोच रही है। अब ये पॉइजन को समझ रही है जहर, कि कोई फूड जो है वो जहर कैसे बन सकता है, पॉइजन कैसे बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो भोजन है उसके ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी उसको सड़ाना शुरू कर दिया, और वही भोजन कोई इंसान कर ले, तो इन चीज़ों से क्या हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है अगर आपने दूषित खाना खाया तो। यह फूड पॉइजनिंग जो है सिर्फ दूषित खाना से ही नहीं होता है बल्कि पानी से भी होता है। इसीलिए हमें दूषित खाना और पानी नहीं खाना या पीना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को टॉक्सिक्स में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब वो खाना हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियसली इलनेस एंड इवन डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। ये क्या कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग के वजह से हम कभी कभी सीरियसली में बीमार हो जाते हैं और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाता है वैसे इंसान को। तो इसका अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अहम भूमिका हमें निभाना होगा, यानी एक इम्पोर्टेंट रोल करना होगा कि भोजन को हम प्रिजर्व करके कैसे रखें ताकि वो खराब ना हो। तो यहाँ 2.5 में वही फूड प्रिजर्वेशन है, यानी कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि वो खराब ना हो। In chapter 1, we have learnt about the method used to preserve and store food grains. आपने चैप्टर 1 जिसका नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, अगर आपने हमारा चैप्टर 1 वाला जो भाग है वो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके उसको देखिए, फिर आपको ये समझ में आया होगा। खैर, हमने उसमें क्या सीखा था कि ग्रेन्स को या सीड को किस तरह से स्टोर करके रखा जाता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो खाने को भी, यानी पका हुआ खाने को भी हम कैसे घरों में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आप जानते हैं कि जो ब्रेड है
उसे अगर यूज ना किया जाए तो मोस्ट कंडीशन क्या होता है, यानी हवा में नमी या पानी का होना। तो अब इसके ऊपर क्या होता है कि फंगस लग जाता है, फंगस का अटैक हो जाता है ब्रेड के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलर फूड। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही तो फंगस लगा ना, तो ये भोजन को खराब कर देता है, दूषित कर देता है। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि आपके खाने को खराब कर देगा, उसमें स्मेल लेकर आ जाएगा, यहाँ तक कि आप टेस्ट भी करेंगे तो थोड़ा सा दूसरा ही होगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। इज स्पॉइलिंग अ फूड अ केमिकल रिएक्शन? क्या इसका किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन होता है? पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने क्या किया कि कुछ आम लेकर आई और इसको बिना खाए कुछ दिन के लिए रख दिया। बाद में चल के उन्होंने क्या किया या क्या देखा, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। इसने क्या देखा कि कुछ समय के बाद वह खराब हो जाता है। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर से इनके मन में एक डाउट आता है, क्वेश्चन आता है कि मैंने जो मैंगो लाया और कुछ दिन उसको नहीं खाया, छोड़ दिया, और कुछ दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि वह सड़ गल गया, लेकिन वहीं आम का ही अचार पिकल हमारी दादी माँ बनाती हैं तो वो काफ़ी समय तक चलता है, वो खराब क्यों नहीं होता है? सी इज कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूज कर रही हैं। Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. अब हम भोजन को या खाने को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव अटैक न करे, किन किन मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसी के बारे में अब हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टॉपिक केमिकल मेथड, इसको समझिएगा बढ़िया से। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, नमक और ऑयल यानी वैसा तेल जिसको हम खाते हैं, बालों में नहीं लगाते, खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑयल हैं जिसको हम खाते भी हैं, लगाते भी हैं, जैसे नारियल का तेल है ना। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी नमक को और तेल का इस्तेमाल करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं या उसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अचार बनाने में इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। Therefore they are called preservatives, इसे हम प्रिजर्वेटिव्स के नाम के जानते हैं। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. उसमें हम नमक या एसिड डालकर हम उसको बचाते हैं ताकि वह माइक्रोब्स उसमें न लगे, अटैक न करे। सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। देयर आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। हम जैम में भी इस्तेमाल करते हैं, स्क्वैशेस भी इस्तेमाल करते हैं ताकि खराब ना हो। ओके, अब दूसरा मेथड जानते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट के वजह से भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगता है। ये सारे मेथड हैं, इनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण फूड खराब नहीं होता है। तो हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। हम क्या करते हैं कि मीट में या फिश के साथ हम उसको अच्छे से मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म न लग सके। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिन। हम कॉमन सोल्ट को आंवला या कच्चा आम या टर्मरिन को भी बचा कर रखते हैं ताकि
काफ़ी समय तक चले। तो आंवला का भी अचार आपने खाया होगा, कच्चा आम का भी खाया होगा, इमली का भी खाया होगा। तो उसमें कॉमन सॉल्ट ही डाला जाता है ताकि माइक्रोब्स उसमें न लग सके। अब तीसरा मेथड इसमें शुगर कह रहा है कि शुगर डाल के भी आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. शुगर क्या करता है कि आपके खाने वाले चीज़ों में मॉइस्चर से बचाता है, बैक्टीरिया उसमें लगने नहीं देता है, उसका ग्रोथ नहीं होने देता है ताकि आपका खाना खराब ना हो। नेक्स्ट जो प्रिजर्वेशन का मेथड है वह है ऑयल एंड वाइनेगर यानी सिरका। सिरका दो तरीके से बनता है, चीनी का भी बनता है और गन्ने का जूस से भी बनता है। खैर ये टॉपिक अलग है, हम यहाँ बात करेंगे कि तेल और वाइनेगर से यानी सिरका से प्रिजर्व कैसे करके रखा जा सकता है। यूज ऑफ ऑयल एंड वाइनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज अचारों को तेल और वाइनेगर खराब होने से बचाता है। कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। इनके एनवायरमेंट में यानी इनके माहौल में, तेल और वाइनेगर के एनवायरमेंट में ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, यह प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, इनका ग्रो नहीं हो पाता है, यानी इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इसी मेथड से हम वेजिटेबल को, फ्रूट को, फिश को, मीट को हम प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो खराब न हो। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इससे भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा से भी जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। यानी यूज करने से पहले या स्टोर करने से पहले, या कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी माँ फ्रिज में रखने से पहले उसको अच्छे से गर्म करती हैं, बॉईल करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि गर्म करने से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली, ठीक उसी तरह वी कीप आर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम खाने को भी रखते हैं। अब खाना में क्या होता है कि अब देखिए जो फ्रिज है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, वो कैसे नहीं खराब होने से रोक सकता है? लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा गर्म करने से भी माइक्रोब्स नहीं ग्रोथ करते हैं या ज़्यादा ठंडी एनवायरनमेंट में वो ग्रोथ नहीं करते हैं। उनके लिए दोनों कंडीशन फेवरेबल में नहीं होता है। ओके, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल्ड? अब यहाँ पे ये जो बूझो हैं पूछ रहे हैं कि ये जो मिल्क आता है पैकेट में यह खराब क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी डैट द मिल्क इज पेस्चुराइज। वॉट इज पेस्चुराइजेशन? इनकी माँ ने कहा कि वो पेस्चुराइज रहता है इसलिए वो ख़राब नहीं रहता है। फिर इनके मन में क्वेश्चन आता है कि ये पेस्चुराइजेशन होता क्या है। यहाँ सुनिएगा, आप अच्छे से आप नोटिस करेंगे। पेस्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। यानी जो पैकेट वाले दूध आता है अमूल या सुधा का या दूसरा भी ब्रांड हो सकता है, तो ये बिना गर्म किए भी लिया जा सकता है या पिया जा सकता है। उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, क्योंकि वह पेस्चुराइज रहता है। अब पेस्चुराइज है क्या, यही तो जानना चाहते हैं हम। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या किया जाता है कि 15 से 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर
15 से 30 सेकंड के लिए दूध को अच्छे से गर्म किया जाता है, ओके, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और फिर उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को बढ़ने से रोकता है। ये जो प्रोसेस हमने बताया कि 15 से 30 सेकंड 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके और अचानक से उसको चिल्ड कर दिए, यानी पूरा ठंडा कर दिए, इससे क्या होगा कि माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाएगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, ये जो तरीका है या प्रोसेस है इसको डिस्कवर करने वाले लुईस पास्चर है। इट इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन, इसी प्रक्रिया को हम, इसी प्रोसेस को हम पेस्चुराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको पेस्चुराइजेशन क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। आजकल बाजारों में फल तथा सब्जियां पैक करके मिल रहा है। क्यों पैक किया जा रहा है? ताकि वो माइक्रोब के अटैक से बच सके, ओके। यानी बाहर जो हमारे एनवायरनमेंट में, मैं पहले ही बताया था कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए या फिर ये फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो बाहर के एनवायरनमेंट में अगर वो खुला रहेगा तो क्या होगा कि उसके ऊपर अटैक कर लेगा, इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि पैक कर दिया जाता है, जिससे वह खराब नहीं होता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है 2.6 में देख लेते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम मीन्स राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7, यानी क्लास 6 और 7 में आपने बैक्टीरियम मीन्स राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। कुछ समय पहले ही, यानी ये चैप्टर शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले ही या थोड़ी देर के बाद, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, मैंने आपको बताया था कि ये राइजोबियम है क्या। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया का ही टाइप्स है जो मिट्टी या फलदार पौधों की जड़ों को गांठों में रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये राइजोबियम क्या होता है? आपको अगर मैं समझा पाऊँ तो ये क्या होता है कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम होता है जो मिट्टी या फलदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहता है, ओके, नोट्स में रहता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है? तो फलदार पौधा होता है, ओके, या आप दाल का पौधा भी कह सकते हैं। प्रोसेस रिकॉल डेट, आप याद कीजिए, राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स। अब ये रूट नोड्यूल्स क्या होता है? तो जड़ का जो गांठ होता है ना, नॉट, उसे हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं, ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे आप फिगर 2.9 में देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये बीच बीच में जो नॉट बना हुआ है इसे ही हम नोड्यूल्स कह रहे हैं, रूट नोड्यूल्स कह रहे हैं, ओके ओके। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। सच एज बीन्स एंड पीज, तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट में ये रूट नोड्यूल्स होता है, यह बीन्स और पीज में होता है, विथ विच इट हैज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो मान लीजिए बबूल का पेड़ है, ओके, अब उसमें क्या होगा कि चींटी लगेगा, ओके, उसके वैसे भागों में जहाँ पे खोखला है, खास करके जहाँ पे कांटे वगैरह होता है या पत्ता होता है, वहाँ पे चींटी लोग जाके पहले अपना घर बना लेगा, ओके। अब इससे क्या होगा कि उसके कांटों को, यानी उस बबूल का बात करें या दूसरा चीज़ की बात करें, तो उसके पत्तों को या उसके टहनियों को खाने का कोई दूसरा जानवर कोशिश करेगा तो उसको वो बचा सकेगा। यानी एक दूसरे को हेल्प करना ही सिम्बियोटिक हम कहेंगे, ओके।
तो मैंने कहा कि जो बबूल का पेड़ है उसमें चींटी लग गया। अब चींटी को क्या हुआ कि रहने का एक तो जगह मिल गया, खाने का भी जगह मिल गया, और बाहर से कोई दूसरा जानवर ना खा ले उसको ये रोक दिया, चींटी रोक दिया। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया, जो एग्जांपल दिया, यही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ओके, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ सनलाइट, बट you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant। क्या आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कांस्टेंट रहता है, यानी 70% होता ही होता है। ओके, यू मे वंडर हाउ, आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा क्यों होता है, वह अनबैलेंस क्यों नहीं होता है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होता है, यानी एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन हमेशा उतना का उतना ही क्यों रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। पॉइंट 7 नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होता है आउट ऑफ 100%। Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as parts of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। यानी सभी जीवों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता है अगर हम कहें पौधे या जानवर में। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोइल। ये जो ब्लू एल्गी है या बैक्टीरिया है, यह मिट्टी में पाए जाते हैं। अब ये करते क्या हैं, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, जब एक बार नाइट्रोजन कन्वर्टेड हो जाता है, दीज यूजेबल कंपाउंड्स, यह उपयोगी बन जाता है। इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट, ये पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किससे, फ्रॉम द सॉइल, यानी मिट्टियों से। किसके थ्रू, तो जड़ों के थ्रू। ओके, यानी कोई भी पेड़ पौधा नाइट्रोजन ऑब्जर्व कैसे करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स रहता है, यानी अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ये अपने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर ये सॉइल में मिक्स करेंगे। अब सोइल से ये पौधे का रूट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और इस तरह से पूरे पौधों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन मिल जाएगा। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। अब सिंथेसाइज करने में और भी इसको ज़रूरत पड़ता है, मतलब प्रोटीन्स का या दूसरे कंपाउंड का। तो इस तरह से अपना भोजन पेड़ पौधे बना पाते हैं। Animals feeding on plant get these proteins and other nitrogen compound। अब जो ये पेड़ ने ऑब्जर्व किया नाइट्रोजन, अब इसको अगर कोई जानवर यूज करता है तो उसको भी नाइट्रोजन मिल जाता है इस तरह से, जैसे आप फिगर 2.10 में देख सकते हैं। ओके, 2.10 कौन सा है, ये रहा। यह जो है ये साइकिल बनाया गया है, जो प्लांट्स के थ्रू किस तरह से होता है बाद में देखेंगे। अभी हम चैप्टर को देख लेते हैं। वेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, यानी जब पेड़ पौधे और जानवर मरते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सोइल, जो कि पहले से ही मिट्टी में बैक्टीरिया और फंगाई मौजूद होता है, यह कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजीनियस वेस्टेज में इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, जिसके कारण पेड़ पौधे नाइट्रोजनियस कंपाउंड में फिर से इस्तेमाल कर पाते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्टेड सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं
कि इसको गैस में रिलीज कर देते हैं। ओके, नाइट्रोजन गैस बनाकर अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाता है। कुछ क्या करते हैं, ये जो फंगी, बैक्टीरिया फंगी होता है, ये मिट्टी में पहले से मौजूद होता है और कोई पेड़ पौधा मर गया, उसमें से बैक्टीरिया फंगी क्या करेगा कि उसको कन्वर्ट कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। वहीं कुछ बैक्टीरिया क्या करेगा कि उसको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बना के रिलीज कर देगा। तो ये बार बार ऐसे साइकिल बनते रहता है, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. तो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इतना यूज करने के बावजूद भी, यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है 78%, वो हमेशा उतना ही कांस्टेंट क्यों होता है, वो घटता या बढ़ता क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी जो मैंने अभी साइकिल बताया वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ आप इस चार्ट में इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, अपटेक बाय प्लांट्स, अब प्लांट से एनिमल्स ने खाया, उसके बाद यहाँ पे हुआ है ना। इस तरह से पूरा चार्ट आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो ऊपर पढ़ाया गया है वही चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।